बड़ा फैसला। ओबीसी आयोग को मिलेगा संवैधानिक दर्जा। आयोग में होंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला क्या किया, सियासत शुरू हो गई। बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि ये फैसला ही चुनावी है। दोनों दल एक दूसरे पर पिछड़ा वर्ग को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। ये लोगों को गुमराह करने की स्थिति है कि चूंकि अभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की स्थिति है, तो वहाँ एक पिछड़े वर्ग का अपना महत्व है। उस महत्व को बनाए रखने के लिए ये अपनी इस तरह की घोषणाएं करके बात को बनाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान में पहले भी था, आज भी है। 27% आरक्षण आदरणीय कांग्रेस कार्यकाल के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा दिया गया था, और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए, अगर वाकई में करना चाहते हैं तो ये नियम घोषित कर दें कि कोई भी वैकेंसी या कहीं पर भी कुछ होगा, सभी जगह 27% रहेगा, और जो न्यायालय में कोर्ट में केस चल रहा है उसको विड्रॉ करवाएं। मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आज किया गया है, कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। यहां भी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार ने कभी इतनी चिंता पिछड़े वर्ग की नहीं की। 27% आरक्षण का झंझोना पकड़ाकर जो इस तरह से उनको छला गया, उस 15 माह की पूर्ति माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार पिछड़े वर्ग इस आयोग का दर्जा देने के बाद में संवैधानिक दर्जा देने के बाद, चूंकि प्रदेश की 52% आबादी ओबीसी वर्ग से आती है, इसलिए इस आयोग का फायदा बड़ी आबादी को मिलेगा। लेकिन उपचुनाव को देखते हुए ये फैसला कई सीटों पर परिणाम भी बदल सकता है। वैसे भी इस बड़े तबके को साधने की कवायद पहले से बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से होती आई है। अब देखना अहम होगा कि उपचुनाव में ओबीसी का पलड़ा किस दल की ओर ज्यादा झुकता है। भोपाल से IND 24 के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। आज हम बात करेंगे पिछड़ों पर शुरू हुई सियासत की। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पिछड़ों पर सियासत हो रही हो, लेकिन सरकार के एक फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर फिर से बहस करने पर आमादा हो गई है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलेगा और इसी को सरकार ऐतिहासिक फैसला बता रही है, तो वहीं बीजेपी जहां इसकी सराहना करती नजर आ रही है, तो कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है। इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पटेल साहब, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने पिछड़ों की सुध ली, आपने जब सरकार में आप थे तो आपने ओबीसी का आरक्षण बढ़ा के 14 से 27% कर दिया। हालांकि मामला हाईकोर्ट में अभी भी विचाराधीन है, लेकिन अब जो बीजेपी ने फैसला लिया है सरकार में आने के बाद, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक ओबीसी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ओबीसी के हित में काम किया है, निर्णय लिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ओबीसी के साथ में राजनीति किया है। 3 मुख्यमंत्री बैकवर्ड के मध्य प्रदेश में रहे, लेकिन 14% से 27% आरक्षण के आदेश किए क्या? नहीं किए। उसके बाद हमारी सरकार आई तब उसने 27% ओबीसी के लिए आरक्षण किया और जो कोर्ट में गया, संवैधानिक दर्जा दे देने से ओबीसी को माने उसका हक अधिकार नहीं मिलेगा। दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन क्या बीजेपी ने 27% आरक्षण किया? नहीं किया। हमारी सरकार ने किया 27%। वो कोर्ट में गया। अब कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारी सरकार ने निर्णय थे कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे, अपील में जाएंगे। उसके बाद सरकार चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार को चाहिए कि वो कोर्ट में जाए, न्यायालय से पहले ये संविधान कानून अभी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, न्यायालय में जा करके पैरवी करे कि 27% आरक्षण बहाल हो। और उसके दरमियान इतना ही नहीं, रोस्टर बदल दिया गया। रोस्टर में जो मेरिट के ओबीसी के हमारे छात्र छात्राएं आते थे, वो सामान्य में जाते थे, मेरिट कोटे में जाते थे। अब रोस्टर बदल करके सरकार ने कर दिया कि जो मेरिट वाले हैं वो भी कोटे में ही, आरक्षित कोटे में ही उनकी नियुक्तियां होगी या प्रवेश होगा।
तो इसका नतीजा सीधे से हो जाएगा कि जो आबादी 15% है उसको आरक्षण 50% उसका सुनिश्चित हो गया जी। और 52% पिछड़े वर्ग के लिए 14% में अगर 27 मिलता है तो 27% में ही सीमित रहेंगे, 52% की भागीदारी नहीं है। यानी आप ये चाहते हैं कि अब सरकार में बीजेपी आ चुकी है, जो मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन क्या बीजेपी इस बारे में ऐसा ही सोचती है सरकार में आने के बाद? चर्चा में हमारे साथ महेंद्र हार्डिया जी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं आप, स्वागत है आपका। जी हार्डिया साहब, आपने सुना अभी पटेल जी को, वो कह रहे हैं कि अब आप सरकार में हैं, जो मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, अगर आपको भी पिछड़ों की सुध लेने की आप बात कर रहे हैं तो उस पर काम करना चाहिए, हाईकोर्ट में आपको इस मामले में जो विचाराधीन मामला उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि आगामी उपचुनाव को देखते हुए सिर्फ आप एक नया फैसला ला रहे हैं और आप भी हित की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हित की वाकई बात की जाए तो क्या जो पहले हुआ उसमें आपको हित नहीं दिखा? देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दर्जा मिला है। ये वास्तव में हम सबके लिए बड़ा ही खुशी और गर्व की बात है। जहाँ तक 27% आरक्षण का सवाल है, सरकार भी इसके लिए चिंतित है, क्योंकि मामला न्यायालय में है, तो न्यायालय में इसका उचित उत्तर सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। सुनील जी, आपने दोनों को सुन तो लिया ही है, पिछड़ों की यहाँ पर हितैषी होने की बात की जा रही है, लेकिन क्या जो फैसला कमलनाथ की सरकार में रहते हुए लिया गया 27% आरक्षण का, जो मामला कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है, उस पर भी कुछ नहीं हो पाता है? अभी एक नया फैसला आ गया, उसे लेकर विपक्ष फिर से सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में पिछड़ों के हित की जो बात की जा रही है, वो हित आपको दिख रहा है क्या कहीं? देखिए नाज़रीन, अगर हम आज के मुद्दे की बात करें तो जिस प्रकार से जो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार देने का और दर्जा देने की बात हो रही, तो जो कि मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि आयोग को संवैधानिक दर्जा पहले से प्राप्त है, सिर्फ उसमें कुछ चीजों का उसको एड ऑन किया गया है। जैसे अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते थे। इस आयोग में सदस्यों की संख्या, अब जो सरकार ने आज जिसको प्रस्ताव को पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी है, उसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। यानी कुल मिलाकर राज्य थोड़ी सी जो संख्या है उसको वृद्धि की गई है, लोगों को बढ़ाया गया है। हालांकि उसमें नियुक्ति नहीं की गई है, अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, नियुक्ति होना बाकी है अभी, क्योंकि जेपी धनोपिया और 2 अन्य सदस्य अभी पिछड़ा वर्ग आयोग में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस प्रकार से कमलनाथ सरकार की बात हो रही है या फिर बीजेपी की बात हो रही, उमा भारती से लेकर बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान ये पिछड़े वर्ग से आते हैं, और पिछड़े वर्ग को लेकर जिस प्रकार से राजमणि जी ने चिंता जताई कि 24% 14 से 27% बीजेपी सरकार में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की, क्योंकि जबकि 52% आबादी पिछड़ों की है मध्य प्रदेश में। लेकिन चुनाव है, उपचुनाव है, और उपचुनाव में कई ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश की जहां पर पिछड़े ही तय करेंगे कि किस सत्ता की तरफ वो रुख करें, किस संगठन की तरफ रुख करेंगे और वो सत्ता में आएगा। तो कुल मिलाकर पिछड़ों की चिंता अब सरकार का, जो कांग्रेस का आरोप है कि सरकार को इसलिए भी हो रही है क्योंकि चुनाव है, चुनाव के बाद ऐसा कोई सुध नहीं ली जाएगी, और सिर्फ एक आयोग को दर्जा देने से पिछड़ों की स्थिति में कहां सुधार होगा? तो चलिए, कहां सुधार होगा, ये एक बड़ा सवाल महेंद्र जी आपके लिए, कि सिर्फ आयोग में दर्जा देने से क्या पिछड़ों की स्थिति में सुधार आएगा? हेलो जी महेंद्र जी। देखिए मैडम, पिछड़े वर्ग शिवराज जी की सरकार ने पिछड़ों को स्कॉलरशिप देकर और प्रोत्साहित देने का काम किया है। हमेशा ओबीसी के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के हर प्रयास माननीय शिवराज की सरकार ने किए हैं। और ये जो अभी सरकार ने जो संवैधानिक दर्जा दिया है, निश्चित रूप से इससे पिछड़ों के अंदर संबल मिलेगा, पिछड़ों को जो 27% इनके आरक्षण की मांग है उसको संबल मिलेगा, और इसका न्यायालय में उचित उत्तर हमारे शासन द्वारा दिया जाएगा। चलिए, क्या कहना चाहेंगे पटेल साहब? देखिए, हमारा तो बड़ा स्पष्ट कहना है कि सरकार गा रही है भारतीय जनता संवैधानिक दर्जा। हमारा कहने की संवैधानिक दर्जा तो पहले भी था, और संवैधानिक दर्जे में 2-4 नाम जोड़ लेने से, क्लास बदल देने से क्या पिछड़े वर्ग के लोगों का भला होगा?
आज जरूरत ये है, संवैधानिक दर्जा तो ठीक है, होना चाहिए, सदस्य बढ़ाएं, तो एक प्रक्रिया है, लेकिन पिछड़े वर्ग का भला होगा 27% लड़ करके कोर्ट से आरक्षण लागू हो। पिछड़े का भला होगा जब रोस्टर में बदल करके मेरिट के छात्रों को मेरिट में ले जाया जाए। उनका भला होगा जब लाखों पर जो बैकलॉग के भरे हुए हैं उनको पिछड़े वर्गों के लिए भरा जाए, तब पिछड़े वर्ग का भला होगा। पिछड़े आप जो बातें गिना रहे हैं पटेल साहब, आप जो बातें गिना रहे हैं जिससे आपको लगता है कि पिछड़ों की भलाई इससे हो सकती है, अभी जैसा कि सुनील जी ने कहा कि उपचुनाव सामने, कई सीटों पर ओबीसी निर्णायक भूमिका में होंगे, तो क्या इस बात को आप आगे लेकर जाएंगे? क्या आप चाहेंगे कि अगर ये सब बात, ये पैरवी आप करते हैं, आपकी पार्टी को इससे फायदा हो सकता है? और क्या आपको लगता है कि अभी सरकार भी इस मामले को अभी इसलिए सामने लेकर आई है क्योंकि सामने उपचुनाव है? नहीं, निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग की लड़ाई हमारी पार्टी लड़ रही है और दमदारी के साथ लड़ेगी, हर जगह पर लड़ेगी, कोर्ट में लड़ेगी, न्यायालय में लड़ेगी, सड़क पर लड़ेगी। चलिए, लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इस पर हम चर्चा बनाए रखेंगे कि पिछड़ों की लड़ाई लड़ी जा रही है, सड़क की बात हो रही है, सदन की बात हो रही है, कानून बदलने की, संशोधन की बात हो रही है, लेकिन क्या पिछड़ों की जो लड़ाई है उसमें वाकई ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जिससे वो आगे भी आ सके? चर्चा बनाए रखेंगे। वक्त है ब्रेक का। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बात हो रही है पिछड़ों की लड़ाई, यहाँ पर दोनों ही दल उनकी लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई बदलाव की तरफ भी ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं? चर्चा करेंगे। महेंद्र हाडिया जी, आपने सुना अभी जिस तरीके से पटेल साहब कह रहे हैं कि आप सरकार में हैं, आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। 27% आरक्षण कमलनाथ सरकार लेकर आई थी, इस विषय को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्होंने लगातार ओबीसी वर्ग का ध्यान रखा है और 27% का आरक्षण चूंकि न्यायालय में है, सरकार वहाँ उचित उसका उत्तर देगी। अभी तो जो सबसे बड़ी हमें खुशी की बात यह है कि हमारे सरकार, हमारे मुख्यमंत्री ने ओबीसी को एक संवैधानिक दर्जा दिया है। निश्चित रूप से अब आगे की जो लड़ाई है तो लड़ाई अब आसान होगी। चलिए, जो मामला कोर्ट में है सुनील जी, उसके लिए तो कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल इस पर रुकना होगा विचार करने के लिए, लेकिन अगर वैसे देखा जाए एक लंबे समय से सरकारें आती जाती रही, पिछड़ों के उत्थान की बात की जाती रही, आपको लगता है कि सही दिशा में अगर ये विचार किया जाता या सही दिशा में इसे आगे बढ़ाया जाता तो अभी कम से कम ये मसला फिलहाल नहीं होता, कुछ और आगे की हम चर्चा कर रहे होते? बिल्कुल नाजरीन, क्योंकि दोनों ही, हम अगर बीजेपी की जो फैसला लिया है सरकार ने उसकी भी बात करें तो उसके लिए भी सरकार को इंतजार करना पड़ेगा, और जो कांग्रेस ने फैसला लिया था उसके लिए भी पिछड़ा वर्ग जो युवा हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें बखूबी जानती हैं कि किसका कब उसको उसके खिलाफ, क्योंकि कमलनाथ सरकार ये जानती थी कि अगर 27% आरक्षण लाएंगे तो जरूर कोई ना कोई इसके विरोध में कोर्ट जाएगा और पूरा मामला कोर्ट में अटक जाएगा। अब जैसे आज आयोग की हम बात करें जिसको संवैधानिक दर्जा देने की, पूरे मध्य प्रदेश को मालूम था कि 29 तारीख को संभवतः, क्योंकि चुनाव आयोग की जो बैठक है उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, आज सुबह कैबिनेट में इस बात का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। और ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि 52% जो मध्य प्रदेश में आबादी है पिछड़ों की, कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में पिछड़े हैं, तो चुनाव के दौरान उनको ये बताया जा सके, क्योंकि कांग्रेस ये जरूर गिनाएगी इस उपचुनाव के दौरान नाजनीन कि हमने 14% से बढ़ाकर आरक्षण 27% कर दिया है और जल्द ही इसमें जो हाईकोर्ट का डिसीजन आएगा तो हमारी कोशिश है कि कांग्रेस इसको 27% लाए, लेकिन सरकार को क्योंकि पक्ष रखना है वहां पर कोर्ट में, तो सरकार अगर बेहतर तरीके से रखेगी तो ही 27% आरक्षण मिलेगा। यानी बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी भी इस उपचुनाव में इस बात को लेकर जाएगी कि हमने जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा दिया, पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकार में बढ़े,
आयोग में बढ़े, उसके लिए हमने यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या है और एक उपाध्यक्ष, इसको भी पुनर्गठन करके इसमें भी हमने बढ़ोतरी की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़े और जो पिछड़ा वर्ग की समस्या है उनका पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से निदान जल्द से जल्द हो सके। तो कुल मिला के दोनों ही राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि इन दोनों ही अपने अपने मुद्दों को लेकर उपचुनाव में जाएं। गिनती को बढ़ाना जरूरी था, मुद्दों को बढ़ाना जरूरी था। क्या महेंद्र साहब यही रणनीति है कि अगर कांग्रेस मामला लेकर जाती पिछड़ों का, तो आपके पाले में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप गिना सकें, बता सकें? हेलो जी महेंद्र जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस बात की वकालत करी, इस बात की चिंता करी है कि जो हमारा ओबीसी वर्ग है, जो 50% से अधिक निवास करता है मध्य प्रदेश के अंदर, उसका कल्याण हो, शिक्षा के क्षेत्र में कल्याण हो, रोजगार के क्षेत्र में कल्याण हो और उसको उसका उचित हक मिले। इसी कारण इसको सरकार ने इसको संवैधानिक दर्जा दिया है। अब चूंकि कांग्रेस की सरकार शुरू से रही है मध्य प्रदेश के अंदर, उन्होंने कभी ओबीसी वर्ग को के हित की बात नहीं करी। आज जब भारतीय जनता पार्टी ओबीसी हित की बात करती है तो कांग्रेस को बुरा लगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ओबीसी वर्ग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस लंबे समय तक रही सरकार में, लेकिन अगर सुनील जी देखा जाए, हालांकि मैं राजमणि पटेल जी से प्रश्न लूंगी, लेकिन कांग्रेस को तो सिर्फ 15 महीने अभी वापस याद आई थी कि वो सरकार में भी आई। एक लंबा समय जो है वो बीजेपी के पास रहा सरकार में रहने का। तो क्या ये कहना कि लंबे वक्त तक कांग्रेस सरकार में रही और पिछड़ों का उत्थान कर सकती थी, आपको ठीक मालूम पड़ता है? देखिए नाज़रीन, 15 साल बहुत होते हैं। मतलब किसी भी सरकार के 3 कार्यकाल हैं। अगर इस दौरान भी, क्योंकि अगर 15 महीने की बात करें तो लगभग, क्योंकि 15 साल बाद कांग्रेस सरकार में लौटी और एक पीढ़ी लगभग जो है, अगर हम बात करें कमलनाथ सरकार के मंत्रिमंडल की भी बात करें, उसमें अधिकांशतः युवा चेहरे थे। कुछ ऐसे थे जिनको पुराना तजुर्बा था मंत्री पद का। तो कई तो ऐसे होते हैं कि 6 महीने तो उनको अपना विभाग और काम समझने में ही लग जाता है कि क्या होता है, सरकार कैसे काम करती, बहुत सारी चीजें रहती। लेकिन उसके बाद अगर हम करें कि कांग्रेस के अगर 70 साल तक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने राज किया और 15 साल ही अभी कंटिन्यूटी में बीजेपी ने किया, इसके पहले भी बीच में भी कार्यकाल बीजेपी के रहे या बीजेपी समर्थित जो जनसंघ रहा या दूसरी पार्टी इनके रहे, लेकिन उस दौरान अगर हम बात करें तो ये कह देना कि उनने नहीं किया और 15 साल का समय में इनको भी अगर याद नहीं आई या फिर वोट बैंक की बात करें तो उस दौरान, क्योंकि नाज़रीन अगर बात करें तो कांग्रेस बहुत ज्यादा, चाहे संगठन के स्तर पे बात करें या फिर लोकप्रियता के स्तर पे बात करें, इन 15 सालों में कांग्रेस का ग्राफ बहुत ज्यादा गिरा था। कांग्रेस ने मेहनत की या फिर बीजेपी की जो नाकामियां थी उनकी बदौलत कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में वापसी की कांग्रेस ने। लेकिन अब बीजेपी को लग रहा है कि अगर हम ठोस या फिर कोई ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे या फिर ऐसे कुछ सॉलिड जनता को नहीं देंगे, पिछड़ा वर्ग हो या जो भी दूसरे भी वर्ग हो उनको नहीं देंगे, तो इनको गिनाने के लिए हम जब वोट मांगने जाएंगे तो कैसे गिनाएंगे? के लिए अभी पिछड़ों की भी याद सता रही है। कांग्रेस भी वापसी की जद्दोजहद में एक बार फिर से अपने समय में लिए गए फैसलों को गिना रही है। लेकिन ऐसे में राजमणि पटेल साहब, क्या आपको लगता है कि अगर आपने 15 महीने की सरकार में सभी पहलुओं को, सभी वर्गों को छूने की कोशिश की, वो कोशिश रंग लाएगी इस उपचुनाव में? चलिए, उन तक तो आवाज नहीं पहुंच रही है। महेंद्र हार्डिया जी, क्या लगता है आपको? 15 साल आपको मिले और उसके पहले भी कई बार मौके मिले जब आपने सरकार संभाली, ऐसे में ये कहना कि कांग्रेस ने सुध नहीं ली, नहीं तो आगे होती कुछ पिछड़ों की बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल देखिए और कांग्रेस का मंत्रिमंडल देखिए आप। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में पहली बार ओबीसी को अनुकूल प्रतिनिधित्व माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। कांग्रेस के कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी के लोग थे, ये आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ओबीसी के वर्ग के कल्याण की बात करी। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री का जो सबसे ज्यादा ध्यान है ओबीसी वर्ग के लिए शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, चाहे उनको स्कॉलरशिप देना हो, चाहे उन बच्चों की फीस देनी हो, उन सब के, चाहे उनको विदेश अध्ययन के लिए भेजना हो। कितने ओबीसी के छात्र माननीय शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के अंदर विदेश अध्ययन करने गए, पढ़ाई करके लौट भी आए वो, और आज
अच्छे अच्छे जगह वो नौकरियां कर रहे हैं। चलिए, तो राजमणि OBC पटेल के साहब कल्याण हमारे की साथ वापस जुड़ गए हैं। महेंद्र साहब, लौटूंगी मैं आपके पास। पटेल साहब, महेंद्र हार्डिया जी कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार में आने के बाद काफी काम किया और सरकार में अगर भूमिका निभाने की बात हो तो पिछड़ों को मौका दिया है कांग्रेस ने, जबकि कभी ऐसा नहीं किया। संख्या में देखा जाए तो बीजेपी में ज्यादा नजर आते हैं पिछड़े वर्ग से आने वाले, चाहे वो मंत्री के पद पे रहे हो, लेकिन आपकी पार्टी में इसे नजरअंदाज किया जाता है। ऐसा है, देखिए कि ये तो कहने की बातें हैं। पार्टी में कांग्रेस पार्टी कोई आगे बताइए, केंद्र में जो है मंत्रिमंडल बना है भारतीय जनता पार्टी का, पिछड़े वर्ग का कौन सा कैबिनेट मंत्री है? कोई है? ये कह देने से इस तरह से नहीं होता कि हम तो भागीदारी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आरक्षण के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने ही माने मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह की सरकार ने दिया, उसके बाद जब कांग्रेस आई तब 27% आरक्षण दिया और कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट पिछड़े वर्ग के रहे। ऐसा नहीं है, पार्टी हमारी पिछड़े वर्गों की इच्छा नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी करती है। चलिए, मैं एक सवाल यहाँ पर सुनील जी से लेना चाहूंगी, लेकिन उसका जवाब मैं आप दोनों से भी लूंगी। सुनील सर, हमने महेंद्र जी को भी सुना, पटेल साहब को भी सुना। ये जाति के बंधनों में बंध कर क्या हम देश का विकास, पिछड़ों का विकास, किसान का विकास, ये मानते हैं कि जिस वर्ग से जो व्यक्ति आता है उसे वहां की समस्याएं अच्छे या बेहतर ढंग से पता होती हैं, लेकिन एक राजनेता होने के बाद या एक मंत्री बनने के बाद सभी बराबर होते हैं और उनकी समस्याओं को संज्ञान में लेना भी जरूरी होता है। तो कब तक इन बंधनों में बंधे रहेंगे और एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे? नाज़रीन, अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें, अक्सर यही होता है कि राजनीतिक पार्टियां वोट टिकट देने की जब बात आती है तो ये कहा जाता है कि सामान्य जाति से इतने ओबीसी, एससी, एसटी, हमने इतने इतने को टिकट दिए हैं, ये बात गिनाई जाती है। मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व की बात होती है तो गिनाया जाता है कि हमने कितने मंत्री ओबीसी से लिए, कितने एससी से, कितने एसटी से। लेकिन सरकारें ये भूल जाती हैं कि एक दो लोगों को प्रतिनिधित्व देने से समाज का वो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन 5 साल में उस व्यक्ति ने समाज का, जिस वर्ग से वो आता है, दूसरे समाजों को छोड़ी उस वर्ग का कितना उद्धार किया है या उसके उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए कितना काम किया है। क्योंकि सरकारों का मंशा यही होती है अधिकांशतः कि अलग अलग वर्ग से जब लोग आएंगे, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आएंगे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उन क्षेत्रों की समस्याएं, उन समाजों की समस्याएं सरकार के सामने खुलकर आएंगी। क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर किसी जाति बंधन की बात करें तो हालांकि इतना अब नहीं है, लेकिन आज भी कई ग्रामीण अंचल हैं जहां पर इस प्रकार का जाति बंधन देखने को मिलता है, जहां खुलकर बातें नहीं की जा सकती। तो अपने जाति या फिर अपने क्षेत्र के व्यक्ति के सामने व्यक्ति खुलकर और अपनी समस्याएं रख सकता है। वो व्यक्ति जो प्रतिनिधित्व सरकार में कर रहा है वो सरकार के समक्ष ये बातें रख सकता, लेकिन वो सब गौण हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देने से सरकार ये मान लेती है और जो राजनीतिक दल हैं वो ये मान लेते हैं कि हमने पूरे वर्ग का या पूरे समाज का उद्धार कर दिया। लेकिन इस जाति बंधन से क्या नहीं लगता आप दोनों को कि अब मुक्त होने की जरूरत है? जिसे भी जिम्मेदारी मिले वो पूरी ईमानदारी के साथ उस भूमिका को निभाए। राजमणि पटेल साहब, पहले मैं आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि आरोप ये कि आपने मौका नहीं दिया पिछड़ों को। देखिए, ऐसा है कि हमने बताया कांग्रेस पार्टी हमेशा मौका दिया है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आज आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इनको आरक्षण की जरूरत क्या पड़ी? हमारे जो माने पृष्ठभूमि समाज की रही है, जिस जातीयता को धर्म से जोड़ा गया है, जात के आधार पर जहां अपमान हुआ है, जात के आधार पर उनको पदों से वंचित किया गया है, वहां ये जरूरी था कि आरक्षण के माध्यम से उनकी शासन और प्रशासन में भागीदारी बने। इसलिए संविधान ने आरक्षण का प्रावधान किया। आरक्षण कोई लास्ट विकल्प नहीं है। जरूरत तो इस बात की है कि ओबीसी और दलित मजदूर का जो बेटा है उस तरह को, उसके बेटे को उसी क्वालिटी की, उसी तरह की शिक्षा मिले जिस तरह से अमीर के बेटे को मिलती है। समय घटता जा रहा है, आपकी बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अगर सत्ता संभालते वक्त या फिर अगर भविष्य में मौका मिले आप इसे करके दिखाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, पिछड़ों के लिए भी और बाकी समाज के लिए भी। महेंद्र साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई चुनावों के वक्त ही पिछड़ों की याद आती है, किसानों की याद आती है, नौजवानों की याद आती है? चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन पिछड़ों पर सियासत पे कब आखिर विराम लगेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या चुनावों के वक्त ही सुध ली जाएगी या जिम्मेदारी मिलने पर इन्हें आगे बढ़ाने की जो कोशिश है, जो जिम्मेदारी है, उसे भी पूरा किया जाएगा? शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?